मैं वैद्य पीएमएन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं चैनल आयुर्वेद महागुरु। इस चैनल में आपका मित्र बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में स्लीपद, फाइलेरिया, पैर का कैंसर, इसे पाद कैंसर कहते हैं। एक पैर हाथी पांव के समान हो जाता है, उसकी चिकित्सा आपको बताएंगे। स्लीपद, फाइलेरिया, हाथी पांव, पाद का कैंसर, पैर का कैंसर आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसको आयुर्वेद में श्वयथु, शोथ एवं शोफ ये 3 शब्द सूजन के बोधक होते हैं। इस प्रकार इन शब्दों से हमें जान लेना चाहिए श्वयथु, शोथ एवं शोफ, सूजन, इन शब्दों से जान लेना चाहिए। हमें पता ये चलता है कि यह सूजन के बोधक हैं। पहचान कराते हैं कि ये शब्द सूजन के बोधक हैं। शोथ को बोलचाल की भाषा में सूजन कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस रोग का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आचार्यों ने शोथ को 2 प्रकारों में विभक्त किया है। पहला निज और दूसरा आगंतुक शोथ होता है। इन दोनों भेदों में कुल 9 प्रकार के शोथों का, सूजनों का समावेश वातादि दोषों में और आघातजन्य रासायनिक पदार्थों के कारण से हो जाता है। पाश्चात्य आधुनिक मत से भी सूजन 2 प्रकार की होती है, एक निष्क्रिय और दूसरा सक्रिय। इस सक्रिय शोथ को वैद्य की परिभाषा के अनुसार व्रण शोथ और दूसरे को निष्क्रिय शोथ आयुर्वेदा मतानुसार आगंतुक वर्ग में रखा जाता है। निष्क्रिय शोथ को आगंतुक वर्ग में रखा जाता है। हमारे आयुर्वेदज्ञ चरक जी ने शोथ के 3 भेद बतलाए हैं। सर्वांग शोथ, अर्धांग शोथ, एकांग शोथ। साथ में से जानते हुए चलते हैं। सर्वांग शोथ जो संपूर्ण शरीर में सूजन हो जाए, और अर्धांग शोथ जो आधे शरीर में सूजन हो जाए, और तीसरा एकांग शोथ, यह आगंतुक कारणों से उत्पन्न होता है। इस प्रकार का शोथ व्रण शोथ, स्लीपद, एकांग शोथ इसलिए कहते हैं कि यह शरीर के किसी एक अंग या एक भाग में ही होता है। लेखक का विषय स्वयं का जो अनुभव, स्वयं का जो रिसर्च है, स्लीपद का है। अतः यहाँ पर उसे विस्तृत रूप से चर्चा में लिया जा रहा है, शेयर कर रहे हैं आपको। पर्याय, इसे स्लीपद को किन किन नामों से अलग अलग जगहों पर लिया जाता है। पील पाँव, दूसरा हाथी पाँव, और तीसरा एलिफेंटाइसिस। इसे फाइलेरियासिस के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पिताजी
जो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने बताया कि यह पाद कैंसर होता है। इसकी चिकित्सा कैंसर की भांति ही की जाती है। आइए चलते हैं। सिलीपद का अधिष्ठान पील पाँव का शरीर में, पैरों में किन किन जगहों पर सिलीपद का स्थान हो सकता है। पील पाँव का शरीर में, पैरों में हो सकता है, हाथ में, वृषण में, स्तन में इसका अधिष्ठान है। यहाँ इन जगहों पर हो सकता है। मुख्यतः पैरों में तथा वृषण में लगभग 90% होता पाया गया है। यह रोग जल के स्थानों में, इसे मित्र जान लेते हैं कि यह किन किन स्थानों पर होता है। यह रोग जल के स्थानों में अधिक होता है। समुद्रवर्ती प्रांतों में व्यापक रूप से होता है। मद्रास, असम, बंगाल, बम्बई, कोचीन, श्रवणकोर, मलाबार में अधिक होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रांतों में अधिक रूप से पाया जाता है। जिन स्थानों में वर्षा का पानी रुका हुआ, सड़ा हुआ पड़ा रहता है और शीतल वायु अधिक चलती है, उन्हीं स्थानों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। निदान के परिप्रेक्ष्य में जाने, यह उपसर्ग से होने वाला रोग है। इसका प्रधान उत्पादक कारण सिलीपद कृमि है। इसमें एक प्रकार की कृमि का विवरण मिला है। सिलीपद कृमि का नाम दिया गया है। यह कृमि खून या लसिका वाहिनियों में रहता है। ये कृमि दिन में परिसरीय रक्त में नहीं रहते, रात्रि होते ही परिसरीय रक्त में एकत्र होना प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात परिसरीय रक्त जो हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है, उस रक्त में दिन में प्रायः नहीं रहते हैं, रात्रि को ये परिसंचरण तंत्र अर्थात जो परिसर जो पथ है हमारा रक्त का, उसमें ये रात्रि में वहाँ पर एकत्रित होते हैं। मध्य रात्रि में ही रोगी का रक्त इनका एकत्र पाए जाते हैं। इनका ठीक पता लगाने के लिए रक्त में ठीक पता लगाने के लिए मध्य रात्रि में ही रोगी का रक्त लिया जाए, जिससे रक्त में मिल जाते हैं। यह रोग क्यूलिक्स पेटिजिन्स नामक मच्छर के काटने से होता है। मित्रों, इस रोग की चिकित्सा रक्त में जांच कराने के लिए मध्य रात्रि में रोगी का रक्त लिया जाए, उससे परीक्षण किया जाए, तो इससे ये होता है कि पूर्णतः पता लग जाता है कि क्यूलिक्स पेटिजिन्स नामक मच्छर के काटने से यह रोग होता है या नहीं है। इसका भी निर्धारण हो जाता है पूर्णतया। क्योंकि सिलीपद कृमि मच्छरों में निवास करते हैं, इसलिए यह रोग अधिकतर मच्छरों वाले जल प्रदेशों में अधिक रूप से होता है। मिथ्या आहार विहार भी इसका मुख्य कारण होता है। जैसे आहार में कफवर्धक आहारों का अधिक सेवन, बिहार में अधिक गंदे जल वाले शीतल स्थानों में विहार अर्थात टहलना, घूमना, खेलना, कूदना, यह निवास करना, परंतु इसके विपरीत ही आधुनिक चिकित्सक मतानुसार यह रोग सिलीपद कृमि के उपसर्ग से उत्पन्न होता है। यह कृमि आक्रांत रोगियों के रक्त परीक्षा में सूक्ष्म यंत्र द्वारा देखने
पर प्रायः दिखाई देते हैं। अतः निश्चयात्मक रूप से श्लीपद कृमि के उपसर्ग से ही होता है। अर्थात श्लीपद यह रोग, फाइलेरिया पीलपांव यह रोग निश्चय ही कृमि उपसर्ग से ही होता है। भेद इसके जान लेते हैं। यह श्लीपद व्याधि वातादि दोषों के हेतु 3 प्रकार की होती है, किंतु तीनों में कफ की अधिकता होती है। कारण कफ के बिना मोटापन और भारीपन होता है। ये लक्षण श्लीपद में मुख्य रूप से होते हैं। अब इनके भेद में वातजन्य श्लीपद, दूसरा पित्तजन्य श्लीपद, तीसरा कफजन्य श्लीपद अर्थात फाइलेरिया। इन्हें अलग अलग करके जान लेते हैं। वातजन्य श्लीपद, इस श्लीपद में ज्वर प्रायः होता है। वर्ण उस भाग का कृष्ण वर्ण अर्थात काला वर्ण, स्पर्श में खुरदरा रहता है। वो स्थान रोगग्रस्त भाग अनेक दरारों से युक्त होता है। इसमें अचानक ही वेदना होती रहती है। इस प्रकार दूसरा पित्तजन्य श्लीपद, इस श्लीपद में ज्वर हमेशा रहता है। वर्ण में अर्थात उसके रोगग्रस्त भाग का वर्ण जो है, रंग जो है, वह पीलापन लिए हुए होता है। पित्त के कारण यह रोग फैलता है। अंग स्पर्श करने से मुलायम लगते हैं और पाँवों की सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तीसरा कफजन्य श्लीपद, कफजन्य श्लीपद में इस प्रकार के इस विकार में ज्वर नहीं होता है। बहुत अद्भुत जानकारी है कि इस प्रकार के विकार में ज्वर नहीं रहता है। आक्रांत स्थानों को देखने से श्वेत वर्ण दिखाई, अर्थात रोगांत भाग को देखने से श्वेत वर्ण दिखाई देते हैं। स्पर्श में चिकना होता है। ये वो मुलायम होता है पित्तजन्य, और ये चिकना होता है। मंद मंद पीड़ा होती रहती है। विकृति स्थान मोटा और भारी होता है, दबाने से नहीं दबता है कफजन्य वाला। आइए इसके लक्षण के बारे में जानें। ज्वर के कारण होता है यह रोग। ज्वर शोथ के कारण होता है। ज्वर में शीत का अनुभव होता है। ये भी एक बड़ा लक्षण है। शीत के कारण अर्थात ठंड लगकर ठंड का अनुभव एहसास होता है। ज्वर 4 से 8 दिनों तक रहता है और सूजन जब कम हो जाती है तो ज्वर भी उतरने लग जाता है। लसिका ग्रंथियों में सूजन होती है। लस ग्रंथियों में वृद्धि होकर लसिका वाहिनियों में अवरोध होने लगता है, जिससे यह रोग फैलता है। विकृत स्थान के त्वचा शोथ के कारण कड़ी और मोटी होती है। पैरों में सूजन होने के कारण कभी जांघ, कभी अंडकोश और मूत्रेंद्रिय, भगोष्ठ आदि में भी इसमें अंकुर के समान उभार आता है। इन उभारों में लिम्फ रहता है। लिम्फ अर्थात गांठ एक प्रकार का गठीली सूजन, और उंगली से दबाने पर आसानी से दब जाता है और दबे हुए भाग स्थान में गड्ढा पड़ जाता है, परंतु कुछ ही मिनटों में गड्ढा पुनः अपनी प्राय स्थिति में आ जाता है। लसवाहिनियाँ मोटी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आँखों से स्पष्ट दिखाई देती हैं। रोग का आक्रमण बार बार होता है। हर आक्रमण में पाँव पहले से अधिक मोटा होता जाता है। आक्रांत स्थान पर उंगली दबाने पर गड्ढे नहीं पड़ते।
जब सूजन कम हो जाती है तो त्वचा पर ये भूरी सी पपड़ी गिरती रहती है। रक्त की परीक्षा करने पर उपस्प्रिय अर्थात इस्नोफिलिया का प्रतिशत प्रमाण प्रकृति अर्थात सामान्य के स्तर से अधिक बढ़ा हुआ स्तर मिलता है। रात्रि में उंगली से रक्त लेकर मध्य रात्रि में ही इसका रक्त लिया जाए तो मतलब 70 रिपोर्ट में सही आता है। परीक्षा करने पर स्लीपत के कृमि भी रक्त में पाए जाते हैं। अब इसकी साध्यता असाध्यता के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो यह कृष्ण साध्य अर्थात 1 वर्ष के भीतर का यह यदि रोग है तो ठीक हो सकता है, हो जाता है। इसके विपरीत अनेक वर्ष पुराना रोग हो, उस विकृति स्थान के सूजन में गड्ढे पड़ गए हों, अंग अधिक कड़ा हो और मोटा हो गया हो तो ऐसा स्लीपद रोगी असाध्य होकर जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चिकित्सा उपक्रम में जानते हैं मित्रों, यह रोग कफ की अधिकता से उत्पन्न होता है, इसलिए चिकित्सा में कफनाशक संपूर्ण चिकित्सा की जाए। साथ ही लंघन, वमन, विरेचन औषधि द्वारा भी उपचार किया जाता है। चिकित्सा क्रम में सर्वप्रथम लंघन को जानते हैं। लंघन उपवास, लंघन अर्थात उपवास लघु भोजन कराने को कहते हैं हम लोग। लंघनम लघु भोजनम संस्कृत। लंघन यदि ना हो पाए तो लघु भोजन का सेवन कराया जाए। दूसरा वमन मास में केवल 1 या 2 बार ही कराया जाए। लेप के बारे में अंगों की सूजन दूर करने के लिए लेप का प्रयोग करना चाहिए। चौथा रेचन, विबंध ना होने पावे अर्थात कब्ज ना होने पावे, इसके लिए हल्का रेचन विरेचन कोष्ठ शुद्धि के लिए कराना चाहिए। औषधि के रूप में रोग शमनार्थ बहुत प्रकार की औषधियों का व्यवहार होता है। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, वीडियो बड़ा ना होने के कारण नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका दूसरा भाग समूल औषधि की अनुभूत औषधि जो अपने चिकित्सा क्रम में वर्ष में पैतृक अनुभवों के द्वारा स्वयं रिसर्च के द्वारा हमने प्राप्त किया, उसे आपको शेयर करेंगे। धन्यवाद मित्रों।